हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जस्टिन ट्रूडो के हवाले से और होने वाले जो वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे जो लास्ट 1 या 1.5 साल गुजरा है, इसमें जो कुछ 2022, 2023 और 2024 में जो कुछ देखने को मिला, इस हवाले से बात करेंगे। और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी साहब का मैं अभी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया को कोई हल्के में ना ले, इंडिया के साथ अगर किसी का ताल्लुक है तो उसको लाइटली ना ले, फॉर ग्रांटेड ना ले। ये उन्होंने मतलब क्लियरली ये बात की। और मेरे ख्याल में हर किसी को ये लगता है कि अगर आपके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मार्केट है, स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल आपकी मतलब पॉलिटिक्स है, इंस्टेबिलिटी नहीं है उस तरह की कोई, तो लाजमी सी बात है वो हर किसी से वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और अगर दूसरे को रिस्पेक्ट देता है तो दूसरे से भी रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो कंट्री टू कंट्री हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, कारोबारी लोग हो, या फिर मतलब हम क्लास फेलोज या कोई और हो, सबका यही होता है। खैर, इस हवाले से बात करेंगे कि अभी क्या होने जा रहा है और कनाडा के ऊपर खास तौर पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ है। जो इंडियन हाई कमिश्नर है, उनका एक इंटरव्यू भी वायरल है आजकल, उस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या असर पड़ा है खासतौर पे ब्रिक्स जब हुआ है उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, इस हवाले से भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, सुरेंद्र लाली साहब जो हैं, लाली सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया। लाली सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्कार, सत श्री अकाल जी आयानु। आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, पखैर रागलन जी आयानु। ललित सिंह साहब, थोड़ा सा कनाडा के ऊपर समझ में नहीं बात आ रही है कि ऐसे लग रहा होता है कि चलें जी, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंगे हुई, बॉर्डर करीब है, 77 साल पहले इकट्ठे रहते थे, अलग हो गए, बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ। चीन के साथ भी हम कह सकते हैं बॉर्डर शेयर कर रहा है, बॉर्डर पे हो जाता है मसले मसाइल, किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन कनाडा दुनिया का एक कोना, हिंदुस्तान दूसरा बिल्कुल एक कोना लगता है, हजारों किलोमीटर दूर, फिर भी इस किस्म की चीजें क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा इस हवाले से और फिर आते हैं मेन जो टॉपिक है उस पर फिर डिस्कशन करते हैं। फकर भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। और आपके सवाल में ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इतना दूर होने के बावजूद भी ये रिश्तों में खटास क्यों है। जी। इसके लिए मैं थोड़ा आपको माजी में लेके जाना चाहूंगा कि ये जो ट्रूडो साहब है, इनके पिताजी का नाम था पियर ट्रूडो, और भले जमाने में जब वो 80s में प्राइम मिनिस्टर थे जी। तो कुछ सिखों में अभी भी एक के एलिमेंट है। मैं वो लफ्ज को बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसको इतनी तवज्जो और तवक्को नहीं देता हूं। तो कुछ हैं जो उस के एलिमेंट के से अभी भी इत्तेफाक रखते हैं। जी। तो वो उस समय ज्यादातर ये कनाडा में पाए जाते हैं, और इस समय तो वो कनाडा बिल्कुल उनका जो है वो एक नेस्ट बन गया है, एक उनका जमावड़ा वहां हो गया है। तो उस जमाने में भी जब इंदिरा गांधी साहिबा थी प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि 84 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। और कैनेडियन अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये कुछ गिने चुने लोग हैं और इन्होंने शहर से बाहर जाके बम वगैरह टेस्ट किए हैं, और ये रिपोर्ट्स इंडिया भी पहुंची और कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये बात फैल चुकी थी, कुछ बड़ा होने वाला है। और हमने उस समय भी पियर ट्रूडो से एक्स्ट्राडिशन मांगी, उन्होंने नहीं दी। और एक एयर इंडिया का बॉम्बर, एक एयर इंडिया का प्लेन कनिष्क एक्सप्लोड हो गया था जो कनाडा से चला था। उसमें 327 लोग थे और उसमें से 84 बच्चे थे, और वो एक बहुत दर्दनाक हादसा था। और आज तक कनाडा ने इस पर जस्टिस नहीं दी है। जो अंग्रेज इतनी बात करते हैं, आज तक हमें जस्टिस नहीं मिली। सिर्फ एक आदमी अंदर गया था जिसने बम बनाया था, उसको भी आगे ये परसू नहीं कर पाए। अब घूम फिर के वही के वाली बात अभी आनी शुरू हो गई है। अब ट्रूडो साहब ने आके जो गलती बाप ने की, अब वही बेटा कर रहा है। हालांकि सिख सिर्फ 8 लाख के करीब है कनाडा में, और 2% से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे नोट और वोट के चक्कर में
उसने अपनी कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा तो चलो इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के साथ और भी बड़े पार्टनर्स हैं, इंडिया खुद में एक पावर है, पर इतना बड़ा डायस्पोरा है और ट्रूडो एक टेररिस्ट जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, जो इंडिया में मर्डर करके गया हुआ है, जो पाकिस्तान भी गया था ISIS से मिला, उसकी फोटोएं हैं, उसकी AK-47 के साथ भी फोटोएं हैं, जो कनाडा में इलीगली एंटर हुआ था शर्मा के नाम के पासपोर्ट से, और उसके बाद वो फिर एक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो इंडिया को तोड़ने की, तकसीम करने की बात करता है। तो अब ट्रूडो साहब की मतलब समझ वही जाने कि आपने एक छोटे अपनी सोच के लिए इंडिया जैसी इकोनॉमी, जो कि आपकी एक फेलो डेमोक्रेसी है, आपका और हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, हम इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, कनाडा के इंडिया में $84 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पेंशन फंड में हमारा, हालांकि हमारा बिजनेस सिर्फ 7-8 बिलियन का है, बट एक नेचुरल डेमोक्रेसी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर है विद अ वेरी लार्ज डायस्पोरा। तो उन्होंने गलती ये की और अब उस गलती को उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कल उन्हीं की पार्टी ने कह दिया कि भाई हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे कॉकस की मीटिंग है और उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि आपसे नहीं चल रहा है, आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। अब उससे क्या हुआ कि मैं आपको, चलो एक मैं आपको बात अब दूसरे तरीके से दिखाता हूं एज ए इंडियन नहीं, एज अ मैन विद कॉमन सेंस, की कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने 2 देशों के साथ अपने रिश्ते बेहद तरीके से, वाहियात तरीके से खराब कर दिए। उसमें एक इंडिया और एक चाइना है। चाइना के साथ तो इतना बड़ा मसला है कि अभी उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी चल रही है और उसमें है कि 11 लोग हैं उनके पार्लियामेंट में जो चाइना के पे रोल पे हैं। लास्ट दोनों इलेक्शन में चाइना ने इंटरफियर किया है, चाइना के अपने पुलिस स्टेशन तक वहां पे हैं। तो पहला तो मुझे लगता है कि चाइना इतना बड़ा मसला है, उन्होंने उससे हटाने के लिए और अपनी छोटी सोच के लिए ये इंडिया से पंगा ले लिया। उन लोगों को जो कि हमारे हिसाब से डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, हमारी 26 से 28 एक्स्ट्राडिशन गई है, वो भेजते नहीं किसी को यहाँ पे। हम कहते हैं कि वो क्रिमिनल है, वो यहाँ पे मर्डर करके गए हुए हैं। मतलब हालत ये है कि भी सिद्धू मूसेवाला जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस सिंगर भी माना जाता है, तो उसका जब मर्डर हुआ तो गोल्डी बरार कनाडा से बैठ के कह रहा है कि मैंने किया है। तो अब हम कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो और आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया और चाइना से रिलेशन खराब कर ले, तो फिर वो करेगा क्या? क्योंकि इन दो मुल्कों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अच्छा लगे या ना लगे, की इकोनॉमी बनती है इन 2 कंट्रीज की $25 ट्रिलियन की। नॉट ओनली 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आगे जितना खेला होना है वो सारा इंडो पैसिफिक में होना है। क्योंकि आप देखो जो पहले वेस्ट अमीर था, अब धीरे धीरे वेस्ट से पावर जो है वो यहाँ शिफ्ट होती जा रही है। अब दुनिया की जो अगली पावरफुल इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वो सारी इसी खित्ते में है। तो आपने इन 2 कंट्रियों के साथ अगर रिलेशन खराब कर लिया तो आपने इंडिया के साथ तो रिलेशन खराब किया, अपने सबसे बड़ी जाति अपनी पॉपुलेशन के साथ की है। क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आपके पास इकोनॉमी है, अगर आपके पास बाइंग पावर है, अगर आपके पास GDP है, तो आपकी सारी बात सुनी जाएगी। हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सयाने। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी प्लीज अब बात करें। तो अब ट्रूडो साहब का जो उन्होंने एक बीमारी शुरू की थी, अब वो कैंसर उन्हीं तक आ गया है। अब उन्हीं की पार्टी बोल रही है, कल उन्हीं के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि उनके ऊपर एक और भी एलिगेशन है, कोई ग्रीन फंड है जो RCMP जो उनकी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का है, उसका भी स्कैमर हो, तो है भी मेरे ख्याल 400 से 600 बिलियन डॉलर का है। तो वहां से सारा कुछ उन्होंने भटकाने के लिए पिछले 2 साल से इंडिया जैसी कंट्री से रिलेशन खराब कर लिया। और उसका ये हुआ कि अब उनकी अपनी पार्टी ही उन्हें छोड़ के डंप करना चाहती है, क्योंकि वो कह रही है कि ये तो जाएगा। 67% कैनेडियन लोग ट्रूडो की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो अगले इलेक्शन में हारना तो तय है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तय तो है, छोड़ो,
अगर ये इंसान रहा तो हमें और खड्डे में डाल जाएगा। तो अब उनकी अपनी पार्टी उनसे हाथ जोड़ के कह रही कि भैया हमने आपको 28 तारीख तक का टाइम दिया, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो राम नाम जी की जय है, आप अपना उठाइए कमंडल और यहाँ से चले जाइए, ताकि हमारी पार्टी को ही आप खत्म ना करके चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा एक प्रेशर भी है उनके ऊपर। मैं अभी इसी के हवाले से बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस पे डॉक्टर जयशंकर की बात, उन्होंने कहा कि इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, कहते ये बड़ा मामूली वर्ड है इनके लिए जो मैं बोल रहा हूं, कहते इससे आगे की चीजें हैं। और कहते हैं कि वो घबराए हुए इसलिए हैं, मतलब उन्होंने जो वर्ड यूज किया, बाकायदा एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक इंडियन टीवी को, उन्होंने कहा कि कनाडा को इंडियन जो डिप्लोमेट्स है उनसे ये परेशानी है कि वो ये जानने की कोशिश करे कि इंडिया के सिलसिले में वहां क्या हो रहा है। सर क्या परेशानी क्यों मतलब इतनी ज्यादा है, बजाय इसके कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो कनाडा को उससे फायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान को नुकसान है, लेकिन कनाडा को फायदा है। वही आप वाली बात है कि चीजें शिफ्ट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ब्रिक्स में हमने रिसेंटली देख लिया जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कनाडा क्यों ये कर। और दूसरी बात सर, अमेरिका का रोल भी आपने इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है कि वो क्या है। देखिए, जो चेस की गेम होती है ना, उसमें मोहरे तो चल रहे होते हैं, लेकिन चलाने वाला तो चेस बोर्ड पे नहीं बैठा होता ना। अब हुआ क्या है कि ये इंटेलिजेंस जो जो वो कहते हैं उनको मिली है, वो मिली फाइव आइज से है। और ये फाइव आइज सारी इंग्लिश स्पीकिंग वेस्पी जिनको बोलते हैं, ये सारे गोरों का अपना अंग्रेजी बोलने वालों का जमावड़ा है 5 कंट्रियों का। और इन्होंने ही इन पे कल ट्रूडो साहब पे इन्हीं के पार्लियामेंट में एलिगेशन लगा है कि इन्होंने ही ये इंटेलिजेंस वॉशिंगटन पोस्ट को भी लीक कर दी। तो घूम फिर के सारी सुइयां जो अमेरिका की तरफ ही मुड़ रही है, क्योंकि पर्दे के पीछे से खेला वो खेल रहे हैं। अब वो खेला क्यों खेल रहे हैं आपने पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब 2 पार्ट में दूंगा। कि पहली बात है कि ट्रूडो साहब को राजनीति करनी नहीं आती, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिक्स आती भी है, आपको ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो आप खुद पार्लियामेंट में चढ़ के नहीं कूद के बात करते। फिर उन्होंने आरसीएमपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, जो कि इट शुड बी एपॉलिटिकल। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर दी। तो उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, अगर मन मटाव है भी है तो जो गांव का चौधरी होता है वो सीधा नहीं आता, वो पहले नीचे से बात को चलवाता है। क्योंकि अगर आप हेड ऑफ द स्टेट चौधरी साहब इन्वॉल्व हो गए तो फिर वो मूछ का सवाल हो गया कि भाई एक नहीं तो आज गोली खा के ही जाना है घर। तो ये चीज उसको एटलीस्ट इंडिया के पॉलिटिशियन से सीखनी चाहिए कि मोदी साहब ने इस पे एक या आधी से ऊपर भी स्टेटमेंट नहीं दिया। आप देखिए, सिर्फ जयशंकर साहब भी एक स्टेटमेंट देते हैं। अब हमारे जयशंकर साहब पाकिस्तान भी आए, वो बहुत कम लफ्जों में 3 लफ्जों में लपेट के चले गए, बल्कि यूएन में जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने 28 बार जाके पोडियम को पीटा। तो जरूरी नहीं है कि ऊंचा बोलने से या खुद इन्वॉल्व होने से मसले सॉल्व होते हैं, बल्कि जहां पे हेड इन्वॉल्व हो जाएगा वहां फिर बात आर पार की होगी। तो ट्रूडो साहब को खुद नहीं आना चाहिए। देखो, मसले होते हैं इस दुनिया में, मसले होते हैं, मनमुटाव 2 भाइयों में भी होते हैं, कंपनी में भी होते हैं, टीवी चैनल में भी होते हैं, पर आप सीधा नहीं कूद जाते, क्योंकि आपके कूदने का मतलब है कि अब बात या इस पार लगेगी और उस पार लगेगी। और आजकल के जमाने में जहां पे इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, 2 वॉर चल रही हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी है, और उसके बाद ट्रूडो साहब एक इंग्लिश स्पीकिंग फेलो डेमोक्रेसी से रिलेशन खराब कर रहे हैं, जो कि एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसमें 3rd लार्जेस्ट बनना है। तो कहीं ना कहीं वो एक सुसाइडल पाथ पे हैं। अब आते हैं अमेरिका के मसले पे। अमेरिका समझदार है, अमेरिका ट्रूडो साहब को आगे लगाता है। अमेरिका ने तो केस भी रजिस्टर करवा दिया न्यूयॉर्क में के मसले में। जी बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। अब देखिए, अमेरिका समझदारी से हमसे बात कर रहा है, तो हम भी अमेरिका से समझदारी से बात कर रहे हैं। हमारे भी 3 लोग वॉशिंगटन गए हैं और वहां पे उनसे बात कर रहे हैं, पर हमारा प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं कूदता। हमारा प्राइम, जैसे आपके भुट्टो साहब जब आए थे इंडिया एससीओ में, तो उन्होंने आके कह दिया, बुच्चर बोल दिया। और फिर जब वो साल बाद आ रहे हैं तो फिर आप कह रहे एक मीटिंग कर लो, कुछ तो मिल लो, कहीं तो शुरू करें। तो जो शब्द हैं एक बार निकल जाते हैं, लेना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने अगर करना भी होता है तो आप सीधा पानी में नहीं कूद जाते, पहले पत्थर फेंकते हो, डंडा फेंकते हो, देखते हो कि डेप्थ कितनी है। तो ट्रूडो साहब ने गलती की कि आप हेड ऑफ द स्टेट
एक इतनी बड़ी इकोनॉमी से, और वो भी अगर इंडिया से पंगा कभी लेना था तो ये वर्स्ट टाइम है पिछले 200 साल की हिस्ट्री में पंगा लेने के, क्योंकि इस समय इंडिया एक ग्लोबल साउथ का लीडर है। इस समय इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इस समय इंडिया एक ग्लोबल पावर है। बहुत कम लीडर हैं जो ईरान से भी गुफ्तगू करते हैं और रशिया से भी करते हैं और यूक्रेन से भी करते हैं और अमेरिका से भी करते हैं। तो इस समय इंडिया से पंगा लेना मैं समझता हूं कि बहुत समझदारी का सौदा नहीं है, क्योंकि आप अगर इंडिया से पंगा लेंगे तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हर्ट होगा। आपको 1.4 बिलियन की आबादी से हाथ धोना पड़ेगा। आप वहां पे अपना माल नहीं बेच पाएंगे। आप वहां से लोग, अब दोनों देखिए, अब हमारे डिप्लोमेट्स विड्रॉ हो गए हैं, तो ना आ सकता है ना जा सकता है। डायस्पोरा सफर कर रहा है, बिजनेस सफर कर रहा है, लोग सफर कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है, नॉट बिकॉज कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक प्राउड इंडियन सिख हूं, पर ट्रूडो साहब ने गलत किस्म के सिखों के साथ वहां पे गलत गेम खेली। और अब मजे की बात यह कि जस्टिन ट्रूडो साहब को जो एक जगमीत सिंह जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है, जिनकी 338 में से सिर्फ 25 MP हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो खालिस्तानी है। वो इनको धक्का मार के या अपनी इनकी समझ से कहलवाते रहे, तो उन्होंने भी विड्रॉ कर ली सपोर्ट। तो हमारे हिंदी में बोलेंगे कि ट्रूडो साहब बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे। वो भी जगमीत भी चल दिया इनका मामू बना के, और उसके बाद ये भी और अपनी पार्टी में भी रिवोल्ट होना शुरू हो गया, और इंडिया से भी रिलेशनशिप खत्म हो गए, और चाइना से आपका वैसे ही मसला रह गया। तो आपने ले दे के किया क्या? 0/0 इज इक्वल टू 0। अच्छा ललित सिंह साहब, एक चीज मैं अभी इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक राइटअप में पढ़ रहा था जो संजय कुमार वर्मा साहब ने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने एक तो मतलब ये उसमें लिखा हुआ है कि जी इन्होंने जो वर्मा साहब हैं जो आप लोगों के हाई कमिश्नर थे कनाडा में, उनके ऊपर उनके साथ बाकी डिप्लोमेट्स पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने जो खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया। दूसरी बात, वो अपने मतलब जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि कैनेडियन हुकूमत खालिस्तान के हामियों को, सपोर्टर्स को फरोग देती है और उसको मतलब जिसे कहते हैं उनको सपोर्ट हासिल है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है CSIS, उनके लिए खालिस्तान के जो लोग हैं वो कीमती असासा है। सर क्या कहेंगे इस सवाल से, क्योंकि ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए शायद किसी भी, अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान का इशू चल रहा है तो हमारे लिए वो बड़ा कंसर्निंग मैटर होता है, अगर वो कनाडा में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, कहीं पे भी हो। सेम लाइक दैट इंडिया के लिए भी होगा। देखिए, मैंने इंटरव्यू देखी है, मुझे पता नहीं उन्होंने एक चीज कही है कि नहीं की। मैं वो भी बड़ी माजरत के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ ISI भी है, क्योंकि सारी फंडिंग उनको वही करती है। देखो, ISI का इंटरेस्ट तो है ही है इसमें, बड़ी साफ बात है। तो ISI भी इसमें इनको फंडिंग करती है। अब जो निज्जर जिसकी बात कर रहे हैं उसकी फोटो है, वो आप पाकिस्तान गया हुआ है, पाकिस्तान में उसकी फोटो है, उसकी AK-47 उसके हाथ में फोटो है। तो सिर्फ CSS नहीं, ISI भी इसमें उनको ओपनली करती है। आपके वहां पे जो मेंबर पार्लियामेंट और लॉबिस्ट हैं, करीमा बलोच मारी की उसका कोई लेना देना है नहीं, को पता ही नहीं है, तो वो दोनों मिलके करते हैं। बेसिकली देखिए, खेल ये है कि पाकिस्तान वांट्स टू गेट बैक टू इंडिया। देखो, आपको कसक तो है ये, वो बांग्लादेश की भी है, और अब कश्मीर भी हाथ से निकल ही गया समझ जाओ। मतलब तो पिछले SCO में तो वो इश्यू भी नहीं रहा, क्योंकि आपको समझ आ गई एक चीज कि वहां इलेक्शन हो गया, उमर अब्दुल्ला जी बन गए चीफ मिनिस्टर, और अभी मैं देख रहा था टीवी पे उनकी गाड़ी जा रही थी होम मिनिस्टर से मिलने। तो अब ये है कि इस समय कैनेडियन इंटेलिजेंस उनको मोहरा बनाती है। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि आज से नहीं, ये 80-82 से ये चल रहा है, और हमने एक बार हवाई जहाज गवाया, हमने हिंदुस्तानी जिंदगियां गंवाई। अब हमारे में उतनी पेशेंस नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, और ना हमारे अंदर इतना कोई वो है कि अब हम इनको अकोमोडेट करेंगे। क्योंकि अब आप ब्रिक्स में भी देखेंगे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सारी जो वेस्टर्न पावर्स थी वो एक ड्विंडलिंग पावर है। अमेरिका इज अ बिग इकोनॉमी अनडाउटेडली, उसमें उसकी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी है, पर अमेरिकन है आपको भी कहता है कि आप बम मत, उसको अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू को भी कहता है कि आप मत इनको इंस्टॉल करना, तो वो भी नहीं सुनता। तो अमेरिका एक फाइनेंशियल पावर है, अभी रहेगा कुछ सालों तक,
पर अब सारा खेला जो है वो इंडो पैसिफिक में है। अब यहाँ है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज है। तो एक रीजन ये भी है कि गोरे अभी भी समझते हैं कि हम गोरे हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। जब जस्टिन ट्रूडो के फादर पियो ट्रूडो को इंटेलिजेंस गई कि भाई ये 2 आदमी हैं, ये बम बना रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सबमिट की कि ये इन्होंने बम जाके बाहर चेक भी किया है। उस जमाने में उन्होंने कहा क्या यार, ये एक रंग की पगड़ी दूसरे रंग की पगड़ी से लड़ते, हमें क्या लेना देना है। और हद होती है कि जब उस प्लेन का क्रैश हुआ तो पियो ट्रूडो राजीव गांधी जी को फोन करके बोल रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अरे भाई, उसमें से 70% से ज्यादा लोग तो कनेडियन सिटीजन थे, तो बल्कि हमें अफसोस आपको करना चाहिए कि आपने हमने किया। तो इनका माइंडसेट ये भी है क्योंकि हमारा रंग आपसे सफेद है, हमारी आंखें हरी हैं, ये जो भी हैं, तो अब इन्हें टाइम लग रहा है उस चीज को समझने में कि ब्राउन स्किन एंड येलो स्किन जो कि चाइना और इंडिया है, अब ये भी पावर में आ रहे हैं। मैं जब न्यूयॉर्क में था तो मैं अक्सर देखता था कि रेसिस्ट अटैक्स होते थे वहां पे, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हम लंबे चौड़े हैं, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा रंग गोरा है, अब ये ब्राउन और येलो आदमी आके हमसे बड़ी गाड़ी चला रहा है, हमसे बड़े घर चला रहा है, बड़े घर ले लिए उन्होंने। तो इनमें अंदर ये है, और इस चीज को सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा कि नाउ द सन हैज प्रोबेबली सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। जबरदस्त। और एक आखिरी क्वेश्चन, आपने जिक्र किया आईएसआई का। अच्छा, 5 आइज, इसका मतलब है कि 5 आइज के साथ फिर आईएसआई का जो गठजोड़ या ताल्लुक है, हालांकि हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं कि अमेरिका तो हमें ऑर्डर देता है और हम फिर उसके ऊपर हमारी हुकूमतों को हम कहते हैं, मैं क्या बोलूं इसको, कि वो जो कहता है तो फिर वही हमारे इस्लामाबाद में वही चीज होनी होती है, वो आईएमएफ के जरिए हो या किसी और चीज के जरिए हो। तो ये कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई गठजोड़, क्योंकि इंडिया ज्यादा करीब है अमेरिका के पाकिस्तान के मुकाबले में, या फिर अगर कनाडा की हम बात कर लें, वहां पे शायद पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन रहते हैं और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है वो लोग हमारे मुकाबले में, शायद ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा बड़े कारोबारी हो, लेकिन फिर ये चीज कैसे आ सकती है वहां पर? इसका मतलब है कि हम वैसे आईएसआई को बाद औकात अब क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसका मतलब है कि वहां तक भी उनकी पहुंच है, कनाडा, अमेरिका और कहां पर। हाँ देखो, इसमें 2 बात है, मैं इनको अलग कर दूं। जरूर प्लीज। आईएसआई की पहुंच अमेरिका नहीं है, सिख एलिमेंट्स के पास है। हमारे यहाँ पंजाब के पास भी है रेडिकल्स जो हैं, और वहां भी है। तो आईएसआई का रोल है इंडिया से कैसे आपने इंडिया को, जो आपके ज़ाहिर साहब के टाइम पे कहते थे ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो आईएसआई है वो सीधा जो है उनको, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर है और आपको पता होगा कि जब पार्टीशन हुई थी तो 35% पंजाब हमारे पास आया था, 65% आपके पास गया था। तो उनको लगता है कि हमें जो सिख कौम है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इनको बरगलाना या इनको मिसलीड करना आसान है क्योंकि हमारी जबान कॉमन है, तो अब इनसे बात कर सकते हैं। अब 5 आइज पे आए तो ये सारी इंटेलिजेंस तो 5 आइज ने गैदरिंग की है। मैं आपको एक ही बात पे कह दूंगा, अगर आपने एम्बेसडर हमारे साहब की कनाडा की इंटरव्यू देखी थी, वो एक ही बात कह रहे थे, जो कनाडा के एम्बेसडर, उन्होंने कहा वैसे सबूत तो दो। अब सबूत कैसे देंगे, क्योंकि सारी इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया अभी तक हमें। क्यों नहीं दे पा रहे? अगर सबूत है भी है, अगर सबूत है भी है तो क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि शायद वो सबूत सारा इलीगली एम्बेसीज के ऊपर नजर रख के उस तरीके से इकट्ठे किया हुआ है। वो नहीं चाह रहे कि हमारे सोर्सेज हो, क्योंकि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होके पार्लियामेंट की छत पे कूद के कह रहा है पिछले 2 साल से कि जी इंडिया ने ये कर दिया, जब सबूत मांगते हैं तो वो कट लेता है। तो यह तो सबूत है नहीं, या अगर है तो वो इलीगली एस्पियोनाज अपनी ही एक फेलो डेमोक्रेसी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ शायद मिलकर लिया गया। तो यहां पे ट्रूडो फंस जाता है कि सबूत कहां है, क्योंकि सबूत नहीं दे पा रहा है वो आज तक। तो ये आपने इंटरव्यू भी सुना होगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने इंटरव्यू बड़ा डिटेल उनका बीबीसी का उसके ऊपर जो आर्टिकल है और वो जो बातें उन्होंने की वो फिर इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखी गई है, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो अगर गलत बयानी कोई करेगा तो वहां से वो वर्मा साहब उनको फिर पकड़ भी सकते हैं कि भाई ये बात तो मैंने कोई बोली कोई नहीं, आपने कहां से अपनी निकाल ली। तो इंटरव्यू मैंने उनका देखा और बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया। और नहीं, वो जो जर्नलिस्ट थी वो भी मांग गई थी, उसमें जर्नलिस्ट भी मांग गई कि भैया प्रूफ दो। वो कह रहा प्रूफ तो दो, आप प्रूफ तो दे नहीं रहे हो।
ये बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि हम सबूत मांग रहे हैं, लेकिन सबूत हमें नहीं दिए जा रहे। सबसे बड़ा मसला उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई वजह नहीं है। ये वर्मा साहब के इंटरव्यू को जो मैंने उसके एक और बात बोल रहे, वो कह रहे हैं कि सबूत दे रहे हैं। अभी लास्ट वीक हिंदुस्तान से डोवल साहब गए थे 10 दिन पहले और सिंगापुर में मिले हैं कैनेडियंस को भी। चलो आप कह रहे हो कि आपने सबूत दिया, हम कह रहे, वो कह रहे दिया, हमने कह रहे नहीं दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दो सबूत दुनिया के सामने, हिंदुस्तान को बताओ कि हम दे रहे हैं। तो कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, जो दाल में कुछ काले वाली बात। लाली सिंह साहब, दाल में कहा जाता है, दाल ही काली है। ये तो है ही पूरी अब कैसी काली दाल बन गई है कि ये काला कहीं ट्रूडो साहब के फेस पे ही ना रगड़ी जाए, बस मुझे तो खुशी होगी अगर होगा। 28 अक्टूबर का इंतजार हमें करना पड़ेगा। वो 28 अक्टूबर तक उनको कहा गया कि भाई आप मतलब जाएं और हमें हमारी पार्टी को मजीद बड़ा ना अगर करें। देखते हैं कि वो क्या इस प्रेशर को किस तरीके से लेके जाते हैं और मजीद ये तलखियां कम होती है या मजीद बढ़ाई जाती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और आपने चाइना की बात की, बिल्कुल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने उनको कहा था जस्टिन ट्रूडो को कि जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। तो उनके दरमियान भी बहुत ज्यादा मसले हैं उनके बहरहाल, लेकिन आई डोंट नो दैट उन्होंने कहा जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सीक्रेट चीजों में फर्क होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कनाडा में अलाउ कर रहे हो कि हमारा इंदिरा गांधी के जो किलर्स उनको ग्लोरीफाई करो, आप हमारे एम्बेसडर्स के नंबर इशू कर रहे हो और उन पे इनाम रख रहे हो, आप हमारी एम्बेसियों पे अटैक कर रहे हो, आप एयर इंडिया पे अटैक करने की बात कर रहे हो, आप इंडिया को तकसीम करने की बात कर रहे हो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एब्सोल्युटली राइट, यानी किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं पे भी, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कनाडा हो या अमेरिका हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। खैर एनीवे लाली सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।